हैं तो ये अच्छी बात तो नहीं है। निवेश के ट्रेंड के पीछे भागना भी पोर्टफोलियो के लिए नुकसानदेह है और गलत एसेट एलोकेशन से तो बड़ा रिस्क हो सकता है। तो कैसे जाने आप कि पोर्टफोलियो में कौन सी गलतियां कर रहे हैं? इसके लिए आज हमारे शो में आप जानेंगे कि आप अपने रिस्क को जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और हेमंत सर, कई बार ऐसा होता है ना, जाने अनजाने, पता हो ना हो, और आज भी हमारा शो कॉलर शो है, बहुत सारे क्वेरीज हम इसमें लेंगे तो जाहिर सी बात है वहां भी हमको दिख ही जाता है कि लोग किस तरीके से छोटी छोटी गलतियां अपने पोर्टफोलियो में कर ही देते हैं और वो गलतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रिस्क को बढ़ा देती है। लेकिन सारी गलतियां तो हम 22 मिनट के शो में डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए 5 बड़ी गलतियां कौन सी वो हैं सर जो कि लोग अमूमन आप देखते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में करते ही हैं? देखिए स्मिता, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है अगर उसको आप कंपेयर करें बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से तो ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और उसके बहुत सारे कारण भी हैं। काफी बार क्या होता है कि निवेशक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से उनके पोर्टफोलियो में फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या जिस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसा आपने कहा कि हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं जिससे जो गलतियां निवेशक करते हैं, तो सबसे पहला तो होता है कि बहुत सारे फंड, जैसा आपने कहा, पोर्टफोलियो में शामिल करना। दूसरा, जो ट्रेंड है उसको वो फॉलो करते हैं ताकि उनको लगे कि भाई बहुत अच्छा रिटर्न मिले। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ठीक से नहीं होता है, या फिर अंडर परफॉर्मिंग फंड को बहुत समय तक रखते हैं, और या फिर जो पोर्टफोलियो रिव्यू है वो नहीं होता है। तो सबसे पहले आएगा बहुत सारे फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना एक बहुत बड़ी गलती है। उसका कारण क्या है कि एक तो म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। उसमें जब आप बहुत सारे फंड रखते हो तो क्या होता है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस तरीके से उनसे ऐसे फंड हैं जो आपको इक्विटी का सही पोटेंशियल का फायदा दे सकें। जब आप बहुत सारे फंड रखते हो तो क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे फंड्स भी होंगे, लेकिन अच्छे फंड होने के बावजूद आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि आपकी जो एलोकेशन है वो कम है, क्योंकि आपने बहुत सारे फंड अपने पास रख दिए। तो एक अच्छे फंड में होते हुए भी आपको उसका फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप बहुत सारे फंड रखते हो तो आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हो। जब मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो जो बेसिकली जो अंडर परफॉर्मिंग फंड है वो भी आपके पोर्टफोलियो में बने रहेंगे। तो वो क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है उसको नीचे लेके आते हैं। तो बहुत जरूरी है, हालांकि ऐसा कोई स्मिता नंबर नहीं है कि मैं कहूं कि सिर्फ 2 फंड या 3 फंड होने चाहिए। वो डिपेंड करता है आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन बहुत ज्यादा फंड रखना डेफिनेटली नुकसानदायक है, और फिर वो चाहे स्टॉक्स हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो। स्पेशली अगर मैं स्टॉक की बात करूं, बहुत ज्यादा स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे किसी फ्रेंड की या कहीं से सुन के आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रख रहे हो। और अमूमन ने देखा है कि ये जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप के होंगे, वहां पे फिर लिक्विडिटी का रिस्क आएगा और आपका पोर्टफोलियो बहुत वोलेटाइल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ज्यादा फंड ना रखें। एंश्योर करें कि जो फंड आप चुन रहे हो उसमें ओवरलैप नहीं। ओवरलैप का मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है या 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड है और दोनों का पोर्टफोलियो एक जैसा दिख रहा है तो चढ़ते बाजार में भी गिरते बाजार में भी वो एक जैसा बिहेव करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट नंबर ऑफ फंड्स आपके पास हो। एंश्योर कीजिए कि ओवरलैप जितना कम हो सके हो, ताकि सही मायने में जो डाइवर्सिफिकेशन आपने पोर्टफोलियो में किया है उसका फायदा आपको। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ तो सर अपने फंड्स भी होते हैं, पड़ोसी ने कोई फंड रखा है तो वो भी हम ले लेते हैं, दोस्त ने कोई फंड अच्छा कर रहा है तो वो भी हम ले लेते हैं। इस तरीके से इतने सारे फंड्स हो जाते हैं, किसी किसी के पास तो 30-30, 40-40 फंड होते हैं और वो समझ नहीं आता कि किस तरीके से उसको वो याद भी रखते होंगे कि किसमें कब कौन सा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। अब पराशर जी, एक चीज जो हमने देखी है इन दिनों कि म्यूचुअल फंड में लोग बहुत प्रयोग करने लगे हैं। जैसे अगर बजट करीब आने वाला हो तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसको सरकार बूस्ट करेगी, तो क्यों ना चलो उस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई फंड डाल ले। पिछले दिनों गोल्ड चला तो लोगों को लगा कि गोल्ड के फंड भी होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। ऐसे में ट्रेंड्स के पीछे भागना या मार्केट टाइमिंग करना, ये भी एक गलती है। देखिए बिल्कुल स्मिता जी, होता क्या है, जब भी कोई सेक्टर या कोई एसेट क्लास तेजी से भागता है तो उसकी चर्चा भी बढ़ जाती है। आप दोस्तों में चर्चा होती है, मीडिया में डिस्कशंस होते हैं, न्यूज़पेपर में उसके ऐड देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं निवेशक के दिमाग में एक फोमो आ जाता है कि कहीं मैं मिस तो नहीं कर गया, वो रैली तो नहीं मिस कर गया। और अक्सर
वहीं गलती होती है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कुछ समय पहले पीएसयू सेक्टर भाग रहा था, पीएसयू फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे, तो सबने कब निवेश किया? जब वो ऑलरेडी एक हाई पे पहुंच चुका था। एक हाई पे आपने निवेश किया तो नेचुरली जब उसका थोड़ा फॉल आएगा, जब गिरावट आएगी, करेक्शन आएगी, तो आपका फंड सबसे ज्यादा गिरेगा। तो ये नॉर्मली एक ट्रेंड है, एक साइकोलॉजी है कि भाई जब जहां सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक हर्ड मेंटेलिटी है, तो मैं भी पीछे ना रह जाऊं, तो मैं भी निवेश कर लूं। तो ये अक्सर एक गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, हर एक इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग है, उसके गोल्स अलग हैं, और उसको उसी के हिसाब से निवेश करना चाहिए। और एक इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ना कि आज कोई टेक्निकल कॉल्स है कि इमीडिएटली आज लगाया, टाइमिंग करी और शायद कल अच्छे रिटर्न्स आ जाए। तो शॉर्ट टर्म में तो ये स्मिता वर्क करता है, बट लॉन्ग टर्म में पेशेंस रिवॉर्ड करता है, ना कि प्रिडिक्शंस। तो ये बहुत जरूरी है। और कई निवेशक ऐसा भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि अभी बाजार में गिरावट है तो टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। और ये अक्सर कहा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू टाइम द मार्केट, बट इंपॉर्टेंट इज कि हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो आप कितना समय बाजार में हैं, वो फैसला करता है कि आप वेल्थ क्रिएट करेंगे नहीं करेंगे। एक एग्जांपल है, किसी ने अगर 35 वर्ष तक 1 लाख रुपए निवेश किए और वो भी वर्स्ट डे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, तो भी 35 साल बाद आप देखेंगे वो 35 लाख 3 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं। क्योंकि बाजार में टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना लंबा समय आप निवेशित रहे, कितने डिसिप्लिन से आपने निवेश किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड्स को चेज ना करें, लास्ट ईयर की रिटर्न्स को चेज ना करें। जो बहुत चर्चित है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी सही हो। आपको अपने हिसाब से निवेश करना चाहिए, उसी हिसाब से फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और गलत डाइवर्सिफिकेशन, ये कितनी बड़ी गलती है हेमंत सर? स्मिता, बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। हमने पहले शुरुआत में बात की कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से किस तरह का नुकसान हो सकता है, और मैंने ये भी कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड जो है खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। तो जब आप 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो इक्विटी फंड में, तो आपका जो पैसा है 40-50 स्टॉक में जाता है, 10-15 सेक्टर्स में जाता है। पुअर डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से नुकसान करता है, एक तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा है आपने कंसंट्रेटेड अगर पोर्टफोलियो बनाया जहां पे डाइवर्सिफिकेशन पर्याप्त नहीं है। उसमें क्या होता है कि देखिए, जब कंसंट्रेटेड बेट होगी, ये बात सही है कि जब बाजार अच्छा कर रहा है तो आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि वो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें जितने कम स्टॉक होंगे उतनी वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंश्योर करें कि आपके पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो एकदम पर्याप्त हो। अब गलत डाइवर्सिफिकेशन से कैसे नुकसान होता है? देखिए, जब हम अपनी रिक्वायरमेंट को भूल के हम सिर्फ मार्केट मूड के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं, वहां पे हम गलती करते हैं। जब हम एक राइजिंग मार्केट के बीच में हो, चढ़ते बाजार के बीच में हो, तो हमें हमें हमेशा हमारी इच्छा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है हम इक्विटी में लगाएं। देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है, जेन्युइन आपका गोल है, आप इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि आप मार्केट मूड देख रहे हो, ना कि अपनी रिक्वायरमेंट, और जब आप बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा देते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपको आगे ले जाता है, और आपके पोर्टफोलियो ऑब्वियसली काफी वॉलेटाइल हो जाता है। उसी तरीके से गिरता बाजार हो, वॉलेटाइल बाजार हो, तो हम सेफ्टी ढूंढने लगते हैं। लॉन्ग टर्म गोल का पैसा भी हम बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं हो, और अगर जो एलोकेशन है वो अगर गलत हो, आपका अपने अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं देखा, तो उसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान होगा। या तो आप बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे, या फिर इतने कंजर्वेटिव बन जाएंगे कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में हो और बिल्कुल पर्याप्त हो। जी पराशर जी, कई बार हम किसी फंड का मोह नहीं छोड़ पाते और वो अंडर परफॉर्म करता है, फिर भी हम उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। ये कितनी बड़ी गलती होती है? देखिए, ये बहुत एक साइकोलॉजी है कि एक इन्वेस्टर बिहेवियर है कि मैं नुकसान नहीं उठा सकता क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अब देखिए, मोह भी हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया तो ये लॉस कैसे हो गया। अब उसका बड़ा सीधा एग्जांपल, अगर आप आईपीओ मार्केट को देखें, तो जब आईपीओ खुलते हैं तो जो आईपीओ प्रॉफिट देते हैं वो शेयर्स तो हम रख लेते हैं, वो बेच देते हैं, और जो आईपीओ लॉस मेकिंग होते हैं वो हम रख लेते हैं। तो कर क्या रहे हैं, कूड़ा हम इकट्ठा करते जा रहे हैं और अच्छी चीजों को वापस बेचते जा रहे हैं। तो यही म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। कोई फंड हमने खरीद लिया है तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, जब ये वापस रिकवरी करेगा तब बेचूंगा। तो आपको ये सवाल पूछना है कि क्या ये फंड
लॉन्ग टर्म से परफॉर्म नहीं कर रहा है, अपनी कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है, क्या इससे बेटर विकल्प है कि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो कोई और अच्छा विकल्प है जहाँ पे मेरे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ये सब सवाल आपको देखने पड़ेंगे। ये एक रैशनल डिसीजन है। इमोशनली इस किसी फंड के साथ आप अटैचमेंट ना करें। समय समय पर जब आप पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे तो जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं उनको निकालते जाएं, तभी आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा और अच्छी ग्रोथ रिटर्न्स वहाँ पे नजर आएंगे। ओके एंड इसके साथ साथ ही अंडर परफॉर्मेंस वाले फंड को रखने में सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आप रिव्यू और रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो का नहीं करते हैं या उसको करना आप जरूरी नहीं समझते। हेमंत जी, ये कितनी बड़ी गलती होती है? देखिए, रिव्यू स्मिता बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपका अगर गोल है, मान लीजिए रिटायरमेंट का, जो 15-20 साल दूर है, उस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास आएंगे। आपको ये भी इंश्योर करना है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है कि मेरा पोर्टफोलियो ट्रैक पे है कि नहीं। तो रिव्यू करने से क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक, जो रिस्क आपने किसी एसेट क्लास में लिया, मान लीजिए आप इक्विटी में है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी में रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर मैं इक्विटी में हूं तो क्या मैं वाकई में इक्विटी का जो मुझे फायदा होना चाहिए, जो मेरे फंड्स हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। हालांकि हम सब चाहेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हो, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। जब तक आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पीयर ग्रुप की एवरेज, यानी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनकी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया, आपके फंड जो है बहुत अच्छे हैं, तो रिव्यू करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीबैलेंसिंग का जो सवाल है वो अगेन डिपेंड करता है आपका कैसा गोल है। अगर मैं मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं और जो 15-20 साल दूर है, तो अगर मेरा एलोकेशन मैंने कुछ डिसाइड भी किया है, अगर थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो पोर्टफोलियो को राइड ऑन करने दें, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय है। वहां पे आपको रीबैलेंसिंग कब करनी है? रीबैलेंसिंग करनी है आपके गोल कंप्लीशन से 1 या 2 साल पहले, इन ए ग्रेजुअल मैनर, टू इंश्योर कि आपने जो भी रिटर्न कमाया है उसको आप प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी बात, आगे जो आप करने वाले हैं अपने गोल से, अपने पैसे से, इन्वेस्टमेंट से, उसके लिए अपने पोर्टफोलियो को तैयार करें। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली रिव्यू करें। रिव्यू इसलिए नहीं कि मुझे बदलाव करना ही है, इसलिए कि इंश्योर करें कि हम पोर्टफोलियो जो है हमारा अच्छे से कर रहा है कि नहीं। और रीबैलेंसिंग तभी करें जब आपकी पर्सनल सिचुएशन बदले, ना कि हर 6 महीने 1 साल में करते रहे, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपके लिए काम नहीं करेगा। बिल्कुल, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको करते रहे। लेकिन कुल मिला के ये सारी जो गलतियां जो अभी डिस्कस की है, इसको बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखिए और ये हो सके तो अपने पोर्टफोलियो में ना दोहराएं, तो उतना ज़्यादा आप रिस्क से बचे रहेंगे और रिटर्न आपको मिलता रहेगा। अब शो में आज हम कुछ कॉलर्स के सवाल भी ले रहे हैं, और उससे पहले एक अपील हमारी दर्शकों से ये रहेगी कि जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो अपना फोन नंबर वहां पे जरूर मेंशन कीजिए हर एक सवाल के साथ। उससे होगा ये कि आप खुद लाइव शो के दौरान गेस्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स आपको लाइव शो के दौरान बता सकते हैं कि आपको क्या चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करने हैं। तो बजाय इसके कि आप बैठ के टीवी पे इसको सुनिए, अच्छा है कि थोड़ा पूछ भी लीजिए फोन उठाकर। चलिए, तो शो में पहले जो हमारे एसएमएस के जरिए सवाल आया है राजेश कुमार का। पराशर जी, मैं सवाल पढ़ती हूँ, आप इनका पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिएगा। 40 साल की उम्र है इनकी, मौजूदा इनकी 21,000 की एसआईपी चल रही है, 15 साल तक निवेश का इनका टारगेट है और हर साल 1,000 का स्टेपअप भी करेंगे। काफी मोटिवेटेड है। उनका जो पोर्टफोलियो है अगर वो आप देखेंगे तो महिंद्रा मनुलाइफ है जिसमें 3,000 का एलोकेशन कर रखा है, बंधन स्मॉल कैप इन्होंने ले रखा है, आईसीसी प्रू का मल्टी कैप भी इनके पास है, यूटीआई का लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है, नेवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी इनके पास है। इसके अलावा इनके पास एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड भी इनके पास है, निपॉन लार्ज कैप भी है। काफी मिक्स पोर्टफोलियो इनका। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। सारे ही मार्केट कैप के फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो अच्छा डाइवर्सिफाई कर रखा है उन्होंने अपना पोर्टफोलियो। अगर 2 फंड्स देखें, एक निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है और एक नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो इसमें काफी हद तक ओवरलैप है, क्योंकि दोनों ही लार्ज कैप नेचर के हैं, तो ओवरलैप होना जायज है। तो मेरे हिसाब से एक फंड पर्याप्त है और इसमें से कोई सा भी एक फंड ये छोड़ सकते हैं ताकि 2 फंड्स में ओवरलैप ना हो। और इसके अलावा ये एक हेल्थ केयर फंड्स में एक एसआईपी कर रहे हैं, जो एसबीआई का हेल्थ केयर है, इसमें करीब 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। जो बाकी फंड्स है उसमें 2,000-3,000 की हैं। तो मेरे हिसाब से थीमेटिक फंड है, तो 2,500 की एसआईपी पर्याप्त है। बाकी जो 2,500 की एसआईपी बचती है वो इसकी जगह एक नया फंड ले सकते हैं, जिसमें एसबीआई कॉन्ट्रा या फिर आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड, ताकि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। जहां तक कि इनके निवेश का सवाल है, ये 21,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो 15 वर्ष में 1 करोड़ रुपया यहाँ बनता नजर आ रहा है। और वहीं पर अगर ये स्टेप अप करते हैं
तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जितना स्टेप अप करें, और ये थोड़े से जो छोटे से बदलाव हैं इनको अवश्य करें, और समय समय पर अपना पोर्टफोलियो अवश्य रिव्यू करते रहें। बिल्कुल, तो थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है वो आप कीजिए, और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको जो आप चाहते हैं वो उस लक्ष्य तक तो पहुंचा ही देगा। एक और हमारे पास सवाल जो मेल के जरिए आया है, हेमंत जी मैं चाहूंगी आप इस पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। कमलेश जी का ये सवाल है, मौजूदा निवेश इनका 8300 का है और फिलहाल अटल पेंशन योजना इनके पास है, लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने ले रखा है, सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्होंने निवेश कर रखा है। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये। अब पोर्टफोलियो जो इनका है वो भी आपको सुना देते हैं। मोतीलाल का इसमें स्मॉल कैप है, मिराज एसेट का स्मॉल कैप है, हेलियोस का मिड कैप है, वाइट ऑक लार्ज कैप है, मोतीलाल लार्ज कैप है, ट्रस्ट स्मॉल कैप है इनके पास, आईटीआई फ्लेक्सी कैप है, कोटक बिजनेस फंड है 8300 रुपए में। यही हम गलतियां अभी थोड़ी देर पहले अपने शो में दोहरा रहे थे कि कैसे बहुत ही ज्यादा जो फंड होते हैं वो कई बार आपके काम के नहीं होते। अब आप बहुत बेहतर इस पर सलाह दे सकते हैं, क्या करना चाहिए इनको हेमंत जी? जी बिल्कुल स्मिता, जैसे हमने बात की थी कि पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन, 8300 की इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास 8 फंड है तो ये आपको क्या बता रहा है कि आप प्लान नहीं कर रहे हो। आपको जहां किसी ने बताया कि ये फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए आप कर रहे हो, आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रेगुलर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको खुद से करना है या किसी एडवाइजर के थ्रू करना है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करना है। तो आई थिंक बहुत सारे इश्यूज हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि म्यूचुअल फंड एक इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिससे दुनिया भर के निवेशकों ने फायदा उठाया है। हमारे देश में भी बहुत अच्छा ट्रेंड है कि हम देख रहे हैं कि काफी इन्वेस्टर जो है अभी म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पोर्टफोलियो सही तरीके से बनाएं ताकि आप जो म्यूचुअल फंड की जो पोटेंशियल है उसका पूरा फायदा उठा सके। अब इस पोर्टफोलियो को देखिए, 8 फंड्स हैं इसके अंदर। दूसरी बात, 3 फंड जो है वो स्मॉल कैप के हैं, 40% एलोकेशन है स्मॉल कैप। आप सोचिए इतने छोटी रकम में अगर आप इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएंगे, और साथ में एक थीमेटिक फंड भी देख रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है निवेशक ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा फंड एक गोल के लिए ना हो। दूसरी बात, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखिए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छा सा आपको एक्सपोजर मिल सके, ना कि सेक्टर थीमेटिक बहुत ज्यादा स्मॉल। स्मॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है लंबे समय इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा एलोकेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनके पोर्टफोलियो में 3 फंड बिल्कुल पर्याप्त रहेंगे। उसमें भी अगर इनको पैसा बढ़ाना हो तो इन्हीं फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें से एक फंड है इनके पास, हेलियोस का मिड कैप फंड, काफी अच्छा फंड है, 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। एक आप मल्टी कैप फंड लीजिए ताकि तीनों सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर मिले। वहां पे आप देख सकते हैं कोटक मल्टी कैप फंड जिसमें आप 4000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे आप 2300 इन्वेस्ट करेंगे। ये सिर्फ 3 फंड आप रखिए शुरुआत में। इस कैटेगरी के अगर चाहे तो कोई दूसरे फंड भी ले सकते हो, बट मुझे लगता है कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी ये होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जब रकम बढ़ाएं तो इन्हीं फंड्स के अंदर अपनी रकम को बढ़ाइए। बिल्कुल, सोचिए इतने सारे मतलब 8 फंड में से आपने बहुत स्मार्टली 3 फंड इनको बता दिया और यही काफी है इनके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि दुनिया भर के फंड इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न बनेगा, और यही सब कहीं ना कहीं कॉमन गलती करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हम करेंगे शो में शामिल। आप बने रहें हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम शो में कुछ सवाल भी कर रहे हैं अपने शामिल, जो हमें भेजे गए हैं एसएमएस के जरिए या मेल के जरिए, और इन सवाल का जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर लगातार बने हुए हैं। अब पराशर जी, आपके लिए एक सवाल है रवि नाना का। इनका 60 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। मौजूदा निवेश फिलहाल 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अन्य निवेश 10 लाख का एक मुश्त भी इनके पास है और 5 साल तक का निवेश का लक्ष्य है। बेटी की शादी के लिए 70 लाख का टारगेट है। इन्होंने अपने इस मेल में जो पोर्टफोलियो इनका है कि ये कहां कहां निवेश कर रहे हैं वो नहीं भेजा है हमें, लेकिन उसके बिना भी आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? स्मिता जी, शायद ये सवाल मेरे ख्याल में हेमंत जी के लिए है। हाँ, माफ कीजिएगा हेमंत सर, आपके लिए ये सवाल है। जी स्मिता, आई थिंक देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 5 साल का है, और जैसे इन्होंने कहा कि बेटे की शादी के लिए इनको कॉर्पस बनाना है, 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 50 लमसम, और 50,000 इनको इन्वेस्ट करना है थ्रू एसआईपी। 5 साल का समय है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो तो नहीं बनाएंगे, बट ये मिक्स होगा इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड का, क्योंकि एक अच्छा खासा कॉर्पस इनको बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर रहेगा तो अच्छा रहेगा कि अगर थोड़ी सी टाइम हो रहा है, क्योंकि शादी है ऑब्वियसली, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद होगी। अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो 6 महीना 1 साल तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ताकि आपको अगर उस समय पे थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो तो आप थोड़ा वेट कर पाए। तो मेरे हिसाब से 4 फंड वो रख सकते हैं अपने पास। जैसे मैंने कहा मिक्स होगा, एक होगा इक्विटी एंड डेट फंड में आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, जहां पे वो 15,000 की एसआईपी कर सकते हैं। बंधन लार्ज एंड मिड कैप 10,000 की एसआईपी, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 10,000 की एसआईपी, और एक कोटक मल्टी एसेट फंड में 15,000 की एसआईपी। और इन चारों फंड में 2.5 लाख करके वो जो लमसम है वो लगाएंगे। तो 2.5 लाख रुपए लमसम इन चारों में, और अलग अलग मैंने इनको बता दिया कि किस तरीके की एलोकेशन इनकी एसआईपी से होगी। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए टाइम में। मुझे लगता है कि अगर हम 11% का रिटर्न भी मान के चलें तो करीब 60 लाख का कॉर्पस वो 5 साल का बना पाएंगे। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा जो चेंजेस हैं और थोड़े से जो नए निवेश हैं वो आप कर सकते हैं, जैसा आपको हेमंत जी ने सजेशन यहाँ पर दिया है। अब चलिए अजीत कुमार जी का सवाल। इस बार देखिए पराशर जी, मैं आपका ही सवाल आपसे पूछूंगी, मींस जो जिस पर आप रिकमेंडेशंस दे सके। तो अजीत कुमार जी का सवाल है, मौजूदा निवेश 30,000 के एसआईपी कर रहे हैं, 5 से 10 साल तक निवेश का इनका टारगेट है। पोर्टफोलियो का रिव्यू ये चाहते हैं, जो पोर्टफोलियो इन्होंने हमें भेजा नहीं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप इन्हें पोर्टफोलियो की सलाह दें। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? देखिए, मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एक बैलेंस और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हो, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप और वैल्यू स्टाइल फंड। तो जो फंड मैं सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें ये 8,000 के एसआईपी कर सकते हैं। इसके साथ एक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। यहाँ पर भी 8,000 रुपये की एसआईपी निवेश कर सकते हैं। इसके साथ एक मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड या फिर कोटक का मिड कैप फंड, तो वहाँ पे 6,000 की एसआईपी कर सकते हैं। और एक स्मॉल कैप फंड जैसे कि बंधन स्मॉल कैप फंड, और एक वैल्यू स्टाइल फंड जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड। तो ये 5 फंड पर्याप्त रहेंगे पोर्टफोलियो के लिए। और इन दोनों फंड्स में स्मॉल कैप में और वैल्यू स्टाइल में 4-4 हज़ार की एसआईपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 30,000 की एसआईपी को डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक कि कॉर्पस की बात है, अगर 30,000 की एसआईपी करते हैं, 12% का सीरीजर लेके चलते हैं, तो 5 वर्ष में तो केवल 23-24 लाख रुपए बनते हैं। पर अगर जैसे इन्होंने बोला 5 से 10 साल, तो 10 वर्ष लेके चलते हैं तो करीब करीब 67 लाख रुपीज बनते हैं। वही मैं इनको सजेस्ट करूंगा, इस 10 साल में ही अगर ये 10% का स्टेप अप कर ले तो 98 लाख यानी कि 1 करोड़ के आसपास ये अपना लक्ष्य बना सकते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए और जितनी स्टेप अप कर सकते हैं अपने एसआईपी में उतना करें, ताकि एक बड़ा कॉर्पस यहाँ जनरेट कर पाए। ओके, चलिए, ये स्टेप अप एसआईपी ने कितना ज्यादा पैसा इनका बढ़ा दिया इन 10 सालों में। इसी के साथ मैं एक कॉमन क्वेश्चन जो आप दोनों से पूछना चाहूंगी, हेमंत सर पहले आपसे शुरू करती हूं मैं। ये बताइए, सबसे ज्यादा गलतियां करते हुए आपने पोर्टफोलियो में लोगों को क्या देखा है? कौन सी एक कॉमन ऐसी गलती है जो अक्सर आप देखते हैं? आई थिंक 2 चीजें हैं। एक, बिना डिफाइंड टाइम होराइजन के अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करना। तो होता क्या है कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती है, क्योंकि हमें पता नहीं कितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत बेचैनी होती है और कुछ ना कुछ आप गलतियां करते हो। और दूसरा जो हमने बात की, ओवर डाइवर्सिफिकेशन की। हम जैसे आपने भी कहा कि 30-40 फंड, मैंने तो ऐसे फंड देखे हैं जहां पे 100 से ज्यादा फंड हो। तो बिल्कुल ये 2 गलतियां सबसे ज्यादा मैंने देखी हैं। बट अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हमने उसमें काफी सुधार देखा है। तो आई थिंक काफी मेहनत है इंडस्ट्री की तरफ से, काफी मेहनत है डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स की तरफ से, और आई थिंक उसका फायदा निवेशकों को हो रहा है। मुझे लगता है आगे जाके और भी हम इसमें सुधार देखेंगे। ओके, एंड पराशर जी, आपके हिसाब से और कौन से एज ग्रुप वाले होते हैं पराशर जी जो ज्यादा गलती करते हैं?
देखिए, मैंने ऐसा कोई एज ग्रुप का तो नहीं देखा, लेकिन ज्यादातर निवेशक मैंने देखा है कि बहुत सारे निवेशक अपना एसेट एलोकेशन या रिस्क प्रोफाइल नहीं करते हैं और सीधा निवेश शुरू कर देते हैं। और जो दूसरी चीज मैंने देखी है वो लास्ट 1 ईयर की रिटर्न देख के, जो भी चर्चित फंड होता है जो बहुत पॉपुलर है उस पर निवेश करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कितने ही स्मॉल कैप हो या जितने ज्यादा मिड कैप हो। तो ये 2 गलतियां मैंने ज्यादा देखी है कि लास्ट ईयर की रिटर्न को चेज करते हैं और बिना एसेट एलोकेशन या रिस्क प्रोफाइलिंग के अपना निवेश शुरुआत कर देते हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं। तो ये 2 चीजों को अगर ध्यान रखें तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस और एक अपने गोल्स को अचीव करने में काफी मदद रहेगी। चलिए, बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है लोग आज इन बातों को याद रखेंगे और पोर्टफोलियो में अपनी बड़ी गलतियों को शायद ना दोहराएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। हेमंत जी, थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।